की जादुई शक्ति। कौशल्या ने एक रात सपना देखा। कौशल्या राजपूत, तुमने किए हैं जीवन में अच्छे अच्छे कर्म, इसलिए अब से जब तुम चाहो गायब हो सकती हो, जिसके लिए तुमको सिर्फ चुटकी बजानी होगी और चुटकी बजाते ही तुम गायब। बस एक बात का ध्यान रखना, जहां तुमने कोई गलत काम किया तुमसे ये शक्ति वापस ले ली जाएगी। कौशल्या की नींद टूट जाती है। ये कैसा सपना था? गायब हो जाऊंगी मतलब? हे भगवान, कंबल ओढ़ के सो जाती हूँ, सपना कंबल के अंदर नहीं घुस पाएगा। कौशल्या डर के मारे कंबल ओढ़ के सो जाती है। सुबह कौशल्या मंदिर जाने लगती है। अरे बहू, जल्दी चल, भिखारियों को खाना भी तो खिलाना है। हाँ माँ जी, अभी आई। आज तो खीर और पूरी बने हैं, सब खुश हो जाएंगे। दोनों सास बहू कार से खाने का सामान लेकर मंदिर पहुंचते हैं और भगवान की आराधना के बाद मंदिर के बाहर बैठी भिखारियों को खाना खिलाने लगते हैं। दीदी, आप हर हफ्ते आते हो, इतना सारा करते हो हम लोगों के लिए। मैं आपके लिए रोज अलग से दुआ मांगता हूँ। ये तो फर्ज है हमारा। दीदी, थोड़ी पैसों की मदद हो जाती तो अच्छा होता। बड़े चौराहे पे मेरी बीवी भीख मांगती है, उसका इलाज करवाना है, 100-200 रुपए लग जाएंगे। कौशल्या उसी वक्त भिखारी को 500 का नोट दे देती है और दोनों सास बहू वहां से लौटने लगती हैं। तभी कौशल्या को कोई शंका होती है। अब बहू रुक, तो मैं भी आई। कौशल्या वापस वहीं जाती है तो देखती है कि भिखारी वहां है ही नहीं। कौशल्या को रात का सपना याद आता है। वो चुटकी बजा के गायब हो जाती है और सीधे भिखारी के पास पहुंचती है, पर भिखारी को वो दिखाई नहीं देती। कौशल्या देखती है कि भिखारी उन पैसों से शराब खरीद रहा है और कौशल्या उसे वहीं एक चाटा मारती है। अरे कौन है बे? एक और चाटा पड़ता है। अरे कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। भिखारी को झूठ बोलने पर तड़ातड़ चांटे पड़ते हैं। वो वहां से भाग खड़ा होता है। कौशल्या चुटकी बजा के वापस बहू के पास आ जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसे तो मैं कितने गलत काम रोक सकती हूँ, कितनी ताकतवर हूँ मैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सासू माँ, आप क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, मुझे ना थोड़े पैसों की जरूरत थी। मेरे कजिन भाई है ना, उनकी तबीयत थोड़ी इधर उधर हो रही है। वो तो खुद से नहीं कहेंगे कि पैसे दे दो, पर बहन होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है ना कि भाई की मदद करूं। अरे हाँ हाँ, ले जाना पैसे। पैसे इसीलिए तो कमाते हैं कि जरूरत में काम आ सके। घर पहुंच के कौशल्या अपनी बहू को 10,000 रुपए दे देती है। कब जाएगी तू मायके? अम, कल शाम की ट्रेन है। दोनों काम में लग जाती हैं। तभी काम वाली दीदी वहां आती है। आज ना मैं आप लोगों के लिए पनीर बनाऊंगी। ठीक है, मंगवा लेती हूँ पनीर। पड़ोस की दुकान वाला पनीर दे जाता है और काम वाली बाई पनीर से रेसिपी बनाने लगती है। आज अपनी सुपर पावर काम वाली बाई पे ट्राई करती हूँ, देखूं तो सही किचन में करती क्या है ये। सास चुटकी बजा के गायब हो जाती है और किचन में पहुंचती है। बाई को खबर भी नहीं है कि कौशल्या भी किचन में ही है। आज तो मैं भी पनीर की सब्जी बनाऊंगी रात को अपने घर, और थोड़ा सा घी भी रख लेती हूँ। वैसे भी कौशल्या बुढ़िया खा खा के मोटी हो गई है। कौशल्या बाई की चोरी पकड़ लेती है और गुस्से में बाई की चोटी ऊपर उठा देती है। बाई को समझ भी नहीं आता कि उसकी चोटी खड़ी कैसे हो गई। वो डर के मारे चीख पड़ती है। बहू भागते हुए किचन में आती है। अरे क्या हुआ? ये तुम्हारी चोटी खड़ी कैसे है? करंट लग गया है क्या? पता नहीं, शायद किचन में ना भूत है। बाई वहां से भाग खड़ी होती है और कौशल्या चुटकी बजा के अपने कमरे में टीवी देखने लगती है। बहू वहां जाती है। माँ जी, किचन में ना भूत है, बाई भाग गई। अरे भागने देना, भूत का तो पता नहीं,
किचन में चोर जरूर था और वो थी अपनी काम वाली। अच्छा हुआ चली गई। बहू को कुछ समझ नहीं आया। उसने किचन में जो देखा उसके सदमे में जो थी वो अभी तक। अगले दिन बहू अपने मायके के लिए निकल जाती है। कहीं भिखारी और काम वाली की तरह बहू भी तो मुझे धोखा नहीं दे रही। अरे कहीं वो पैसे ले जाके शॉपिंग तो नहीं करने वाली ना। अभी पता लगाती हूँ मुझसे कुछ छिपा है भला। जैसे भगवान सब देख रहा है वैसे ही मैं भी सब देख रही हूँ। सास को अपनी शक्ति पर घमंड आ गया था। वो अब अच्छे काम करने की जगह अपनी शक्ति का इस्तेमाल खुद का शक मिटाने के लिए कर रही थी। वो चुटकी बजाती ही बहू के मायके चली जाती है। भैया, आपने बताया क्यों नहीं कि इतनी तबीयत खराब है? अरे तेरी सास बूढ़ी हो गई है, इतना भला काम करती है, उनकी मदद कौन करता है? यहाँ तो और भी लोग हैं ना। भैया, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप दूसरे डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। अरे मुझे लगता है कि मेरा टाइम आ गया है, मुझे जाना होगा। कमरे में भाई की आत्मा को लेने यमदूत आ चुके थे। कौशल्या भले ही किसी को नहीं दिख रही थी, पर यमदूत ने उसे देख लिया। यही आत्मा है शायद, परछाई दिख रही है, पहले ही तैयार खड़ी है। अरे आप कौन हो? यमराज का नाम सुना है? हैं? आप यमराज हो क्या? नहीं, हम उनके यहाँ जॉब करते हैं, आत्मा उठा के ले जाते हैं डिलीवरी वाले। चलो अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। अरे आप शायद ना वो बिस्तर पर पड़े आदमी की आत्मा को लेने आए हो। मैं तो बस यहाँ देखने आई थी कि मेरी बहू कहीं मुझसे पैसे लेकर शॉपिंग करने तो नहीं चली गई ना। मतलब तुम्हारे पास शक्ति है गायब होने वाली? हाँ। तुम ऐसे तुच्छ काम में उपयोग कर रही हो ऐसी दिव्य शक्ति का। अब तो तुमको ही लेके जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, कल मुझे किटी पार्टी में भी तो जाना है। अब नरक में ही करना किटी पार्टी। नहीं नहीं नहीं। 3 बार नहीं क्यों बोल रही हो? टीवी सीरियल चल रहा है क्या एकता कपूर का? अरे प्लीज मुझे जाने दो। आप तो उस बीमार आदमी की आत्मा को लेने आए थे ना। गलत डिलीवरी करोगे तो यमराज डांटेगा ना। बात तो सही कर रही हो, पर हमको उस पे दया आ गई। अभी उसकी उम्र ही क्या है, पर कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना। एक काम करो, अपनी शक्ति दे दो, गायब होने वाली। हैं? अरे क्यों? तुम पृथ्वी लोक का भ्रष्टाचार रोक सकती थी, चोरी रोक सकती थी, अरे कोरोना रोक सकती थी, पर तुमने अपनी बहू की जासूसी करना शुरू कर दिया। अरे लेकिन किंतु परंतु। यमदूत सास की शक्ति लेके वापस चले जाते हैं। कौशल्या की परछाई हवा से नीचे गिरती है और जमीन पे आते आते कौशल्या का शरीर सामने आ जाता है। अरे लग गई, कितने ऊपर से फेंका। माँ जी, आप यहाँ ऊपर से कैसे गिरी? अरे समधन जी, आप अचानक कमरे में। सब घबरा जाते हैं। सास बहू को सारी बात बता देती है। ये लो आपके 10,000 रुपये। आपको मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? अरे बहन, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, अब अचानक से सब अच्छा होने लगा है। अरे तो फिर बिस्तर से उठ जाओ और मुझे लेटने दो। गिरी हूं ऊपर से तो पूरा बदन दुख रहा है। भाई को तो यमदूत ठीक करके जाते हैं, पर कौशल्या देवी दर्द के मारे बिस्तर पर आ जाती हैं। श्राद्ध। नंदिनी और दिलीप की शादी के कुछ हफ्तों बाद ही सास की मृत्यु हो जाती है।
जिस वजह से ससुराल में आई नई बहू एकदम अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी देखकर घबरा जाती है। मुझे घर गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं पता, सब कुछ कैसे संभालूंगी? मैं तो किसी रिश्तेदार को ठीक से जानती तक नहीं। अगर कहीं कोई गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे? नंदिनी, तुम बेमतलब इतना टेंशन ले रही हो। घर में हम दोनों के अलावा कोई है नहीं। जैसा भी काम करो कोई जज करने वाला नहीं है। रही बात रिश्तेदारों की तो उन्हें मैं संभाल लूंगा। पति का सपोर्ट देखकर नंदिनी के अंदर हिम्मत आ जाती है। अब दोनों मिलकर एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी तरह 1 साल बीत जाता है और श्राद्ध के दिन शुरू होते हैं। नंदिनी के पास सास की बहन का फोन आता है। बहू, पता है ना, श्राद्ध शुरू हो गए। जी मौसी जी, मुझे पता है। तो फिर सास का पहला श्राद्ध कब करोगे? पंडित जी से बात की? कोई तैयारी की? मौसी जी, मैं कल ना पंडित जी के पास चली जाऊंगी। ठीक है, बात करके सब अच्छे से तैयारी करना। हाँ, किसी भी रीति रिवाज में कमी नहीं रहनी चाहिए। नंदिनी मौसी सास की बात पर तो हाँ बोलकर फोन काट देती है, लेकिन फिर रीति रिवाज और श्राद्ध के बारे में कुछ पता ना होने की वजह से दोबारा टेंशन में आ जाती है। शाम को दिलीप के घर वापस आते ही उस पर अपने सवालों की बारिश शुरू कर देती है। आज मौसी जी ने फोन करके मम्मी के श्राद्ध के बारे में बोला। हाँ, मुझे याद है। तुम पंडित जी से बात कराओ, बाकी फिर वैसे ही तैयारी कर लेंगे। वो तो मुझे पता है, लेकिन मौसी जी ने साथ में रीति रिवाज के बारे में भी बोला, और इस घर की किसी भी रिवाज के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। देखो, इतना सोचने की जगह जैसा पंडित जी बोले वैसा कर लो, सब सही होगा। अगले दिन दिलीप के ऑफिस जाते ही नंदिनी घर के बाकी सब काम छोड़ पंडित जी के पास जाती है, जो उसे श्राद्ध करने की तारीख के साथ क्या और कैसे करना है सब कुछ अच्छे से समझा देते हैं। घर वापस आते ही नंदिनी मौसी सास को फोन करती है। मौसी जी, 2 दिन बाद मम्मी का श्राद्ध रखा है। ठीक है, आ जाऊंगी। और पहला श्राद्ध है, इसलिए पूरे परिवार को बता देना। सब साथ में पूजा करेंगे तो दीदी को अच्छा लगेगा। मौसी के कहे मुताबिक नंदिनी सबको इन्फॉर्म कर पूजा की तैयारियों में लग जाती है। 2 दिन बाद पूरा परिवार उनके घर इकट्ठा होता है और देखते ही देखते सबके बीच गृह युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे नंदिनी और दिलीप की परेशानी कम होने की जगह बढ़ जाती है। तुमने तो बोला था कि परिवार इकट्ठा होगा, सबके साथ काम कैसे निपट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है और परिवार तो यहाँ आ चुका है, इसलिए जो भी है अब इनके वापस जाने तक तो हमें सहना ही पड़ेगा। रही बात काम की, तो मैं हूं ना। तुम ना बस परिवार संभाल लो, काम मैं देख लेती हूँ। दिलीप परिवार वालों की गुत्थम गुत्थी और मामला संभालते हुए सबको शांत करता है, जिसके बाद सब पूजा करने बैठते हैं। बोलो भला, श्राद्ध वाले दिन इंसान की पसंद का खाना बनता है और भाभी को खीर जान से ज्यादा पसंद थी, पर बहू तुमने तो वो बनाई ही नहीं। वो एक्चुअली मुझे खीर बनानी नहीं आती, कुछ खराब हो जाता तो बहुत नुकसान होता, इसलिए नहीं बनाई, लेकिन बाजार से मंगवाई है, कुछ देर में आ जाएगी। ऐसी तो आजकल की लड़कियां हैं जिन्हें सास की खुशी से ज्यादा नुकसान की चिंता है, जो खीर तक बाजार से मंगवाती है। मौसी जी, मम्मी की खुशी को याद रखते हुए नंदिनी ने खीर का ऑर्डर उनकी पसंदीदा मिठाई की दुकान पर दिया है। अरे बनाएगी नहीं तो सीखेगी कैसे? माफ करना मौसी जी, लेकिन आज पूरे परिवार का खाना बना है और ऐसे में प्रैक्टिस के चलते मैं इतने सारे लोगों के लिए खीर बनाती और अगर जरा भी गड़बड़ हो जाती तो बहुत खाने का नुकसान होता ना, जो अच्छा नहीं होता। नंदिनी की बात को इग्नोर करते हुए मौसी चुप हो जाती है, जिसके बाद सब पूजा करते हैं और कुछ देर बाद खाना खाने बैठते हैं, लेकिन उन्हें वहां भी शांति नहीं रहती। वो कभी खाने में कमी निकालना तो कभी किसी चीज की फरमाइश करना शुरू कर देते हैं। आखिर ये लोग माँ के श्राद्ध की पूजा के लिए आए हैं या बस ये गलत है, ये वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं, ये चाहिए, वो अच्छा नहीं, ये सब बोलने के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ श्राद्ध की पूजा हो रही है या इनकी पार्टी। जिस हिसाब से कमियां निकाल कर भी उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं ना, इनकी तो पार्टी ही लग रही है। बस भगवान करे अब और कोई ड्रामा ना हो।
दोनों पति पत्नी इसी उम्मीद के साथ मेहमानों को खाना परोसते रहते हैं। कुछ देर बाद ही मौसी सास का चिल्लाना शुरू हो जाता है। हे भगवान, सब इधर आओ। ये देखो, दीदी की तस्वीर के आगे रखी पूजा की पूड़ी पर चींटियां घूम रही है। बहू, तूने दीदी की मनपसंद खीर पूजा में नहीं रखी ना, इसीलिए नाराज हो गई हमारी दीदी। मौसी, आप सबके मन में इस तरह के अंधविश्वास मत भरो। अरे उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। पहले तेरी पत्नी ने घर आते ही हमारी भाभी को ऊपर पहुंचा दिया और अब उनकी आत्मा को भी शांति से नहीं रहने दे रही। इसी के साथ एक एक कर घर में सब अपनी राय देने लगते हैं, जो कुछ ही देर में एक बड़े मुद्दे का रूप ले लेता है, जिसमें सबकी बात और इल्जाम घूम फिर कर नंदिनी या दिलीप पर ही आते हैं। बस करो, आखिर आप लोग हमसे चाहते क्या हो? खुद तो एक दिन भी लड़ाई किए या किसी पर इल्जाम लगाए बिना रह नहीं सकते, तो फिर किस हक से दूसरों को बुरा बोल रहे हो? वो बेचारी जिस दिन से इस घर में आई है सबको खुश करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन आप सब उसे टारगेट करने के अलावा कुछ नहीं करते। मौसी जी, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि मम्मी नंदिनी से ही गुस्सा है, क्योंकि अभी आप लोगों की हरकतें भी कोई प्यार करने के लायक नहीं है। दिलीप को पहली बार इतने गुस्से में और चिल्लाते देख मौसी के साथ पूरा परिवार चुप हो जाता है। आप लोगों को मुझे जो बोलना है बोलिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज मम्मी के लिए मेरे या दिलीप के प्यार पर उंगली मत उठाइए। माफ करना पर यकीन नहीं होता, एक ही परिवार में लोगों के बीच इतनी कड़वाहट कैसे हो सकती है? सब एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं, सबको दूसरों में कमियां निकालनी है। क्यों? रही बात चींटियों की, तो बस वो तो पूड़ी पर रखी चीनी ले जा रही हैं। आखिर उन्हें भी तो अपने खाने का इंतजाम करना है। नंदिनी और दिलीप की बातें सुन परिवार में सन्नाटा छा जाता है। सबको अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन गलती ना मानने का गुरूर उन्हें आगे कुछ भी बोलने से रोकता है, जिसके चलते धीरे धीरे सब चुपचाप उठकर अपने घर जाने लगते हैं। अरे सारे कहाँ उठकर चल दिए? बेशर्मो, अब भी तुम्हारे अंदर इतनी शर्म नहीं आई कि एक सॉरी बोल दो? हमने बहू को न जाने कितना परेशान किया, फिर भी उसने पलट कर किसी को कुछ नहीं बोला। नंदिनी, हमें माफ करना। इस साल तो हमारी वजह से सब खराब हो गया, पर वादा करती हूँ अगले साल सब इस परिवार का नया रूप देखेंगे। फिर मैं भी वादा करती हूँ कि अगले साल सबको अपने हाथ की बनाई बढ़िया खीर खिलाऊंगी। सास का पान बनारस वाला। सास को था दिन भर बनारसी पान खाने का क्रेज और बहू को करना था हर काम बहुत तेज। पान खाते हुए ठीक से बोल नहीं पाती थी सास और पान थूक भी नहीं सकती थी, क्योंकि पान था बनारसी और बहू सुनती कुछ थी करती कुछ थी। ऐसे में सास को कभी आ जाता था गुस्सा तो कभी हंसी। बहू, खाना बना दो। क्या? गाना बना दो? जी, अभी बनाकर लाई। अरे खाना, एक काम कर, दूध सपा ले। कौन सा? धूम मचा ले? अरे दूध सपा ले, दूध सपा ले, दूध। वही तो, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। अभी गाती हूँ सासू माँ। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम धूम। सास परेशान होकर अपना सर पकड़ लेती है और बहू की हरकत देखकर वो बहू से कुछ नहीं कहती है। एक दिन घर में आते हैं एक मेहमान। सास उस वक्त भी चबा रही होती है अपना पान। और बताया कैसे है? क्या कह रही हैं आप? अरे पूछ रही हैं पैसे हैं? अरे नहीं, कैसे हैं आप? पैसे हैं साहब। अरे कैसे हैं आप बोल रही हूँ, कैसे हैं आप कह दीजिए।
अरे पैसे हैं साहब, बोल रही हूँ, पैसे हैं साहब, दे दीजिए। अरे पैसे क्यों मांग रही हैं? हमने कोई उधार लिया है क्या आपसे? अरे नहीं तो, वही तो बोल रही है। वही तो, आपने पैसे लिए ही होंगे उनसे। अरे यार, पान थूक दीजिए ना, फिर बोल लीजिए। फूकूंगी, रुको छोड़ो। क्या? ठीक से बोलिए ना। फूक लूंगी, रुको थोड़ा। कह रही हैं ठोक दूंगी, रुको थोड़ा। अरे हम मेहमान हैं आपके यहाँ, नाश्ता पानी की बात करने की जगह मारपीट की बात कर रही हैं आप। अरे नाश्ता तो कर लो। है क्या बोल रही हैं? रास्ता पकड़ लो। गजब बेइज्जती है यार, दोनों सास बहू मिलकर डरा धमका रही हैं। अरे रुको सही, आंसू करके आई, पान निकालूंगी, रुको। क्या क्या कहना चाहती हो? अरे रुको भी, आंसू करके आई, पान निकालूंगी, रुको। बस इतना कहकर सास चली जाती है थूकने पान, लेकिन बहू से सास की बात का मतलब पूछ लेते हैं मेहमान। अब ये क्या बोल कर गई हैं? सुना नहीं? बोल रही थी रुको अभी, चाकू धार के लाई, जान निकाल लूंगी, रुको। बस बहू की बात सुन के भाग जाते हैं गेस्ट और सास का पान थूकना भी चला जाता है वेस्ट। अरे मेहमान किधर गए? भाग गए। आपने कहा था ना चाकू जान निकाल लेंगी। अरे बोला था आथू, चाकू नहीं, और पान निकालूंगी, जान नहीं। अरे तू मेरी गजल का रीमिक्स बनाएगी तो लोग कुछ का कुछ तो समझेंगे ही। अरे क्यों बोलती है बीच में? आपकी बात किसी को समझ में नहीं आती इसलिए। अरे तो पान रहता है ना जुबान पे। अरे खाई के पान बनारस वाला, लग जाता है आपकी जुबान पर ताला। माँ जी 1000 बार समझाया है, पान खाते वक्त चुप रहा करिए, बात का बतंगड़ बन जाता है। अरे पान पहले, मेहमान बाद में। अरे इतना रसीला पान कैसे थूक दूं, वो भी मेहमान के लिए? किसी दिन ना ये पान के चक्कर में बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी आप। लेकिन सास ने नहीं मानी बहू की बात और पकड़े रखा बनारसी पान का साथ। घर में घटती रहती एक जैसी घटना, सास बोलती दिल्ली पर बहू सुनती पटना। एक बार मोहल्ले में बन रही थी पक्की सड़क, जिसके उद्घाटन में आने वाले थे विधायक। सास और बहू भी वहां पहुंची, सोचा नजारा होगा देखने लायक। भीड़ में सास थी सबसे बुजुर्ग, संचालक ने बुला लिया उसको स्टेज पर आशीर्वाद के लिए, और विधायक जी थे मुख्य अतिथि, तो उनका भाषण रखा बाद के लिए। माँ जी, मोहल्ले में सबसे बुजुर्ग हैं आप, स्टेज पर आइए और नई सड़क के निर्माण के लिए आशीर्वाद रूपी 2 शब्द कहिए। जुबान पे रख के बनारसी पान सास मंच की तरफ बढ़ गई, और पान खाती सास की बात को कोई नहीं समझेगा, ये सोच के बहू भी मंच पर चढ़ गई। नमस्कार मोहल्ले वालों। नमस्कार मोहल्ले वालों। मोहल्ले वालों। मोहल्ले वालों, ठीक है समझी। मैं बहुत खुश हूँ कि जो रोड बन रही है। मैं बेवकूफ हूँ जो रोड बन रही है। बेवकूफ नहीं, बहुत खुश, बहुत खुश। ओ, बेवकूफ नहीं, बहुत बेवकूफ। आम आदमी का विकास होगा। आम आदमी का विनाश होगा। विनाश नहीं, विकास, विकास। विनाश नहीं, विकास होगा। सॉरी सासू माँ। विधायक जी बहुत ही बढ़िया आदमी है। विधायक जी नॉटी बढ़िया आदमी है। अरे सासू माँ, ये क्या बोल रही हो? पहले तो सास बहू की बात सबको हंसाती है, पर बात तब बिगड़ती है जब विधायक जी पर आती है। ये क्या बोल रही हैं दोनों मेरे बारे में? विधायक जी
कभी मोहल्ले की सुंदर कांड करवाते हैं। विधायक जी कभी मोहल्ले के अंदर कांड करवाते हैं। अरे नहीं बहू, ठीक से सुन। सॉरी माँ जी। विधायक जी बहुत विकास करते हैं। विधायक जी बहुत बकवास करते हैं। अरे यार बहू, मेरा मतलब विधायक जी सबके अच्छे के बारे में सोचते हैं। विधायक जी सबके कच्चे के बारे में सोचते हैं। माँ जी ये क्या बोल रही हैं आप? अरे ये क्या घनघोर बेइज्जती है मेरी, कोई रोको इनको। नेताजी का गुस्सा देखकर सास हो जाती है परेशान। बहू को डांटने के लिए स्टेज पर ही थूक देती है पान। पान के पिचकारी की धार में होता है उछाल। सामने बैठे नेता का कुर्ता हो जाता है छींटों से लाल। विधायक जी मुझे माफ करो, अब मैं पान नहीं खाऊंगी। सासू माँ मुझे भी माफ करो, अब मैं आपकी बात में टांग नहीं अड़ाऊंगी। अरे आप दोनों मुझे माफ करो, आपका मोहल्ला मुझे माफ करे, भगवान मुझे माफ करे जो मुझसे यहाँ आने का पाप हुआ। भीड़ जोर जोर से ठहाके मारती है। सास अपनी बहू पे गुस्सा उतारती है। नेताजी हो जाते हैं उड़नछू। माँ जी हमेशा के लिए कर देती है पान को अथू।